दिल्ली विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी ने 11 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी। आपने 3 पुराने विधायकों का टिकट काटा है, किराड़ी, सीलमपुर, मटियाला से। इसके अलावा 3 नए बाहरी उम्मीदवार भी हैं बीजेपी से और 3 कांग्रेस से आए हैं। 2 ऐसी सीट हैं जहां से आपके विधायक छोड़ गए थे। छतरपुर से करतार सिंह, उनके जगह ब्रह्म सिंह तंवर को टिकट मिला है। सीमापुरी से राजेंद्र पाल गौतम ने आम आदमी पार्टी छोड़ी थी, उनके जगह वीर सिंह धीमान को टिकट मिला है। साफ बात है कि आम आदमी पार्टी जानते हैं कि फिलहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए बहुत हद तक ये परसेप्शन जनता के बीच डालना होगा कि जो कुछ भी पिछले कुछ दिनों गुजरा है उस हालात में कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश थी। इस पहली लिस्ट के जरिए आम आदमी पार्टी ने कई नए चेहरों को मौका भी दिया, साथ साथ जो नए नेताओं ने ज्वाइन किया उनको भी मौका दिया गया है। कुछ विधायकों के टिकट काटे गए हैं। पार्टी ने सोच ये रखी है कि पहली लिस्ट में उन नामों का जिक्र किया जाए जो कहीं ना कहीं पार्टी में बड़ा चेहरा तो नहीं लेकिन अपनी हद तक एक पकड़ बनाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन राणा अविनाश के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। महाराष्ट्र, झारखंड और उपचुनावों के वोटिंग के संपन्न होने के बाद आज से बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू होने जा रहा है। अब से कुछ देर बाद यानी शाम 5 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी महामंत्रियों की बैठक बुलाई है। बैठक में सदस्यता का जो काम चल रहा था, वो संगठन चुनाव पर जो काम हो रहा है सभी प्रदेश, मंडल और जिला में वो, और इसके अलावा सभी राज्यों में जो जहां भी चुनाव हुए हैं और जहां भी उपचुनाव हुए हैं वहां क्या पार्टी ने किया है, किन किन मुद्दों को, तमाम मुद्दों को जो उठाया उसका क्या लाभ हुआ, किससे कितना नुकसान हुआ, इन सभी की समीक्षा महामंत्रियों के साथ बैठक में जेपी नड्डा करेंगे। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज की बैठक का है वो ये है कि कल बीजेपी ने यानी 22 तारीख को बीजेपी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। संगठन पर्व से जुड़ा हुआ ये बैठक है, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बीजेपी में नया अभी चुना जाना है उसके तैयारी के तौर पर इस बैठक को देखा जा सकता है। और इस बैठक में भी तमाम महामंत्रियों को काम दिया गया है कि आखिर जिलों में, मंडल में या राज्य के स्तर पे जो चुनाव होना है संगठन का वो कितना हो पाया है, कितना अभी बाकी है, उसको तेजी लाने के लिए, उसमें तेजी लाने के लिए पार्टी कल एक वर्कशॉप करेगी। कैमरामैन रफीक के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। झारखंड राज्य में चुनावी प्रक्रिया खत्म हो गई है। अब सबकी निगाहें नतीजों को लेकर है। आखिरकार झारखंड में क्या होगा? क्या झारखंड में परिवर्तन होगा या फिर एक बार फिर से हेमंत सरकार दोबारा आएगी? एग्जिट पोल की माने तो झारखंड में कांटे की टक्कर है। 4 एग्जिट पोल में एनडीए की बढ़त बताई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ 3 एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन को बहुमत दिखाया गया है। पोलिंग इस बार पूरे झारखंड में जबरदस्त हुई है। दोनों चरणों में करीब 65% से ज्यादा पोल हुई है। झारखंड की जनता का उत्साह पहले से ज्यादा बढ़ा हुआ इस बार दिखाई दे रहा है, लेकिन यह उत्साह किसे फायदा पहुंचाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड की जनता किसे अपना ताज पहनाती है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, रांची, न्यूज़ 24। कल महाराष्ट्र के 288 विधानसभा क्षेत्रों के लिए वोटिंग हुई। इलेक्शन कमीशन के अनुसार कल शाम को 6 बजे तक महाराष्ट्र में 65% से भी ज्यादा वोटिंग वहां पर दर्ज कराई। लेकिन कल कुछ इलाकों में रात को 10 और 11 बजे तक भी वोटिंग जारी रही। इसलिए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आज शाम तक आखिरी आंकड़े आ पाएंगे। बताया जाता है कि 65% से भी ज्यादा यानी 2 से 3% और वोटिंग वहां पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ सकती है। दरअसल हाल ही में हुए महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में 61.29% यहाँ पर वोटिंग हुई थी। उस आंकड़े को भी इस बार यहाँ पर वोटर्स ने पार कर दिया है और ये महाराष्ट्र के लिए अच्छी खबर है। दरअसल यहाँ पर वोटिंग बढ़ने से सभी राजनीतिक दल कह रहे हैं, चाहे महायुति हो या फिर महाविकास आघाड़ी है, दोनों कह रहे हैं कि फायदा हमें होगा। लेकिन फायदा किसको होगा उसके लिए चंद घंटों का इंतजार करना पड़ेगा और वोटिंग के आंकड़ों में जो इजाफा हुआ है वो किसके लिए फायदेमंद होगा ये वोट काउंट के बाद ही पता चलेगा। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद चकदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। देश में 2 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के साथ साथ लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव खत्म हो चुके हैं और अब एग्जिट पोल के आंकड़े भी नजर आने लगे हैं। राजस्थान की 7 सीटों के लिए जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से बीजेपी राजस्थान की 7 में से 4 से 5 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी के पास 1 ही सीट थी, कांग्रेस के पास 4 सीट थी, 1 हनुमान बेनीवाल और 1 सीट भारतीय आदिवासी पार्टी के पास थी। जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी को 4 से 5 सीटों पर बढ़त
बताई गई है, यानी कि बीजेपी के लिए यह सीट फायदेमंद हो रही है, जबकि कांग्रेस के लिए जिसके पास 4 सीट थी उसके लिए केवल 1 सीट पर ही जीत का झंडा, ये जो एग्जिट पोल है इसके अलावा सट्टा बाजार है दिखाई दे रहा है। बीजेपी खेमे में एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद खुशी का माहौल नजर आ रहा है और अब इंतजार किया जा रहा है एग्जैक्ट परिणाम का, जो कि 23 तारीख को सामने आएगा। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन जुबानी जंग जारी है। सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा कि शासन और प्रशासन ने वोट डलवाए, एसपी और जिला अधिकारी ने निर्देश दिए, सत्ता में आए तो ऐसे अधिकारियों की लिस्ट बनाएंगे। वहीं श्री राम गोपाल यादव ने कहा कि कल नंगा नाच हुआ है, दोबारा चुनाव हो। यूपी के बरेली में सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं। जिस तरीके से बीजेपी ने परंपराएं शुरू की हैं, इससे लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है। ऐसी परंपराओं के शुरू होने से निष्पक्ष चुनाव कभी होंगे ही नहीं। बीजेपी के लोगों ने शासन, प्रशासन और पुलिस के द्वारा आधार कार्ड छीने, उसके बाद बूथ पर कब्जा किया और फिर वोट डलवाए। यही नहीं, सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने चुनाव कैंसिल करने की मांग की है। कहा, कल कुंदरकी, मीरापुर, सीसामऊ और कटहरी में पुलिस ने नंगा नाच किया है, ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। शिवपाल यादव ने आगे कहा कि उपचुनाव में संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गईं, लेकिन इसके बावजूद हम उपचुनाव में 5 से 6 सीटें जीत रहे हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। अमेरिका के अभियोजकों की तरफ से उद्योगपति गौतम अडानी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और सवाल भी उठाए हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि अब ये साफ है कि अडानी ने भारतीय और अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन किया है। मुझे हैरानी है कि अडानी अभी तक देश में आजाद घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा रहा है। अडानी ने 2000 करोड़ का घोटाला किया है, लेकिन वे आराम से आजाद घूम रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने नारा दिया कि एक है तो सेफ है। भारत में नरेंद्र मोदी और अडानी एक है तो सेफ है। हिंदू लोग हैं, उनका कहना है कि वो कई पीढ़ियों से यहाँ रहते हुए आए हैं और यहाँ जो आपसी अमन भाईचारा हमेशा से कायम है और ये सब बातें बेमानी हैं कि यहाँ पर कभी श्री हरि मंदिर था, क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से जो कोर्ट में दलील रखी गई उनका कहना है कि यहाँ पर जो है वो श्री हरि मंदिर था, जिसको हटाकर ये 16वीं सदी में जो है ये मस्जिद का निर्माण कराया गया। लेकिन जबकि मुस्लिम समुदाय का ये कहना है, उनकी ये दलील है कि यहाँ पर कभी भी कोई भी मंदिर नहीं था और खाली ज़मीन थी जिस पर इस मस्जिद का निर्माण कराया गया। बहरहाल अब देखना ये होगा कि 29 तारीख को जब इस मामले की सुनवाई कोर्ट के समक्ष होगी तो दोनों पक्ष अपनी तरफ से क्या क्या दलील रखते हैं और उसके बाद एडवोकेट कमीशन जो अपनी रिपोर्ट फाइल करेगा उस पर कोर्ट का रुख क्या रहता है। अजय के साथ कौशिक, न्यूज़ 24, संभल, उत्तर प्रदेश। आतंकी घुसपैठ साजिश के खिलाफ जम्मू कश्मीर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई चल रही है। ये एनआईए की रेड चल रही है जम्मू संभाग के 5 जिलों में। जम्मू संभाग के रियासी, किश्तवाड़, रामबन, डोडा और उधमपुर के 5 जिलों के 8 जगहों पर एनआईए की रेड चल रही है। आतंकियों के मददगार यानी ओवरग्राउंड वर्कर के ठिकानों पर एनआईए की ये कार्रवाई हो रही है। एनआईए के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एनआईए ने जिन जगहों पर रेड की है वहां पर कुछ डिजिटल एविडेंस और कुछ अन्य दस्तावेज एनआईए के हाथ लगे हैं। दरअसल सीमा पार से जो आतंकी भारत में घुसपैठ करते हैं उन आतंकियों की मदद करते हैं जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों के मददगार। ये वो मददगार हैं जो आतंकियों की हर संभव मदद करते हैं, उन्हें रुकाते हैं, उन्हें रैकी करवाने में मदद करते हैं और हमला करने में उनकी बेहद ज्यादा मदद करते हैं। और उन्हीं के खिलाफ एनआईए की जम्मू कश्मीर में बड़ी कार्रवाई चल रही है। पहली बार है कि आतंकी घुसपैठ साजिश के खिलाफ एनआईए की ये पहली बार जम्मू कश्मीर में बड़ी कार्रवाई चल रही है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा। एशिया कप विमेंस हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने शानदार जीत दर्ज की है। राजगीर में खेले गए फाइनल मैच में मेजबान टीम भारतीय ने चाइना को 1-0 से हराया और इस सीरीज पर कब्जा जमा लिया और टूर्नामेंट के चैंपियन बने। इसको जीतने वाले भारत लगातार 3 बार इस चैंपियन बनने का खिताब हासिल किया है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कभी जीत का जश्न ठंडा भी नहीं हुआ था कि बिहार के लोगों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आ गई है। दरअसल हॉकी इंडिया ने घोषणा किया है कि 2025 में होने वाले पुरुषों के हॉकी कप टूर्नामेंट का आयोजन भी बिहार के राजगीर में ही होगा। इस मैच का आयोजन 27 अगस्त से लेकर 7 सितंबर 2025 तक होगा और इसका आयोजन की मेजबानी भी बिहार ही करेगा। इससे पहले कल के फाइनल मैच में मुख्य अतिथि के तौर पर आए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने भी घोषणा की थी कि यूथ गेम्स का आयोजन भी बिहार में किया जाएगा। तो बिहार में गेम्स
के बनने गेम्स को लेकर जो माहौल तैयार हुआ है बिहार में और खासकर जो राजगीर खेल अकादमी बना है उसके लिए एक बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को घुसपैठ करवाने में नाकाम कायर पाकिस्तान अब आतंकियों को घुसपैठ करवाने के लिए आग वाली साजिश का सहारा ले रहा है। पाकिस्तान की ओर से पुंछ जिले के कृष्णा घाटी के अपोजिट यानी सीमा के उस पार आग लगाई गई है। ये आग तेजी से अब भारतीय सीमा में फैल चुकी है। घुसपैठ रोकने के लिए भारतीय सेना की ओर से एलओसी पर जो लैंडमाइन बिछाई गई है उनमें ब्लास्ट हो रहा है, क्योंकि आग जो है वो लगातार फैलती जा रही है। इसके पीछे कायर पाकिस्तान की मंशा ये है कि लैंडमाइन ब्लास्ट हो और आतंकी आसानी से भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सकें। भारतीय सेना के जवानों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले हम देख रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि बर्फबारी से ठीक पहले ज्यादा संख्या में आतंकियों की घुसपैठ नियंत्रण रेखा के जरिए करवाई जा सके। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी पाकिस्तान टनल के रास्ते, नदी नालों के जरिए लगातार ये कोशिश करता है कि आतंकियों की घुसपैठ भारतीय सीमा में करवाई जा सके। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। श्रीनगर में आज लगातार दूसरे रोज भी पारा शून्य से नीचे माइनस में रिकॉर्ड किया गया और इसके साथ ही पूरी कश्मीर घाटी में पारा शून्य से नीचे माइनस में रिकॉर्ड किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार घाटी के अंदर ठंड बढ़ रही है। हालांकि देखा जाता था कि दिसंबर के महीने में माइनस की शुरुआत घाटी के अंदर होती थी, लेकिन जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में यहाँ घाटी के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई, उसके चलते पूरी कश्मीर घाटी में शीत लहर और ठंड का प्रकोप बढ़ गया है और यही कारण है कि घाटी के अंदर पारा शून्य से नीचे माइनस में रिकॉर्ड किया जा रहा है। कश्मीर घाटी में सबसे ठंडी जगह शोपियां में रिकॉर्ड की गई। शोपियां में पारा शून्य से नीचे -3.9 यानी -4 तक नीचे लुढ़क गया और श्रीनगर में हालांकि कल -0.7 पर तापमान रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन आज ठंड का असर कुछ ज्यादा रहा और पारा शून्य से नीचे -0.4 तक लुढ़क गया। कैमरामैन रशीद के साथ आशुतोष श्रीनगर, न्यूज़ 24। अपने कट्टर बयानों से सुर्खियों में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आज से शुरू हुई है सनातन हिंदू एकता पद यात्रा, जो कि गड़ा गांव से शुरू हुई, जहां से बड़ी संख्या में उनके भक्त, लाखों की संख्या भक्त इस यात्रा में, पद यात्रा में शामिल हुए हैं और भगवा राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगीत के साथ इस यात्रा की शुरुआत हुई। ये यात्रा आज से शुरू जरूर हुई है। 29 तारीख यानी 9 दिन यात्रा चलेगी। करीब 180 किलोमीटर का सफर तय करेगी ये पूरी यात्रा और हर दिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने इस यात्रा में जो शामिल हुए हैं उनके साथ 20 किलोमीटर पद यात्रा करेंगे प्रतिदिन। आपको बता दें कि ओरछा तक ये पद यात्रा जाएगी। इस यात्रा में देश भर के साधु संत भी शामिल होंगे। साथ ही मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा भी इस यात्रा में शामिल होंगे। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को इस यात्रा के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि सनातन और संस्कृति के लिए इस यात्रा का ये मकसद है और इसके लिए उनको बधाई है। आपको बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने न्यूज़ 24 से बात करते हुए बताया है कि इस यात्रा के जरिए वो हिंदुओं को एक करना चाहते हैं और साथ ही जात पात का भाव जो होता है भेदभाव, उसको हटाने का ये मकसद है इस पूरी यात्रा का, जिसके जरिए उनका ये कहना है कि एक इतिहास रचेगी ये यात्रा। इसीलिए खुद पद यात्रा करने लाखों की संख्या में उनके साथ जो भक्त हैं उनके साथ निकल पड़े हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश।